बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में हूं आपका मेज़बान मेरी लाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले आज बात करते हैं फंगस के बारे में, क्योंकि अलग अलग जो फंगस है उनका नाम अब हर किसी के विरदे लब है। कोई ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और अब येलो फंगस का नाम भी आम लोगों के विरदे लब है और लोगों के अंदर खौफ व दहशत भी इससे फैल गई है, क्योंकि डॉक्टर साहिबान का मानना है कि जो लोग पहले कोविड पॉजिटिव थे और उसके बाद अब नेगेटिव आए हैं तो उनमें यह ज्यादा असर कर जाता है। यानी लोग ये कहते हैं कि वो कोविड की वबा से तो निकले थे लेकिन अब दूसरी वबा में वो उलझ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई लोगों को इस पर तशवीश करने की जरूरत है? क्या वाकई लोगों को इस पर फिक्र करने की जरूरत है? और क्या वाकई इससे खौफ खाने की जरूरत है? ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है जम्मू कश्मीर के मारूफ मालिज और उसके साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन जीएमसी श्रीनगर, डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। आपसे जानना चाहेंगे, लोगों के अंदर काफी खौफ है। लाखों लोग जो पहले कोविड पॉजिटिव थे अब नेगेटिव आए हैं, लेकिन जब से ये एडवाइजरी जारी हुई है और जब से डॉक्टरों की जानब से ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि अब इस तरह के पेशेंट्स जो पहले कोविड नेगेटिव पॉजिटिव थे अब नेगेटिव आए तो उन पर ये फंगल जो बीमारी है वो ज्यादा असर कर जाती है। क्या है इसकी हकीकत और क्या वाकई लोगों को इससे डरना चाहिए? ये एक इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि अभी हम कोविड-19 के पैंडेमिक से जूझ ही रहे थे। एक नई आफत आ गई ब्लैक फंगस के जरिए। ये एक ब्लैक फंगस बेसिकली आम लफ्ज़ है, आम टर्म है जो आम लोग इसका नाम लेके बोल रहे हैं आजकल। लेकिन ये एक इसका जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, हाँ, म्यूकरमाइकोसिस के नाम से हम बोलते हैं। ये एक रियर फंगल इन्फेक्शन है बट इट्स अ डेडली। रियर इतना था कि आज तक हमने अभी कोविड-19 के पहले से हमने बहुत कम केसेस देखे थे। That means in my experience of 35 years of medical practice, I have hardly seen 5 cases so far. 2-3 सौरा में जब में हम थे और 1-2 केसेस यहाँ पे SMHS में जब से मैं यहाँ पे हूँ तो लेकिन इनवायरेबली जो मैंने मेडिकल प्रैक्टिस में देखे वो डायबिटीज में पाए गए थे और ऑल ऑफ देम डाइड। सो ये एक रेयर केस था। लेकिन जब से कोविड-19 का जो पैंडेमिक है और कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि देयर हैज बीन एन एपिडेमिक ऑफ दिस ब्लैक फंगल इन्फेक्शन इन कोविड-19 पेशेंट्स। तो अभी तक अगर आप ये उनकी तादाद जो है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कोविड-19 के हवाले से ये 9,000 पार कर गए, लगभग नियरली 9,000 पेशेंट्स। सो इट्स पूरे मुल्क में इट्स एन एपिडेमिक। सो देयर इज एन एपिडेमिक इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री और तकरीबन 200 लोगों की मौत भी होगी। और अगर आप कश्मीर के हवाले से यहाँ पे भी इंकिशाफ हो गया, जम्मू के हवाले से आप बात करोगे भी वहां भी बदकिस्मती से एक की मौत होगी। डॉक्टर साहब, कुछ डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि जो भी कोई इंसान जिसमें ये इन्फेक्शंस पाए जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस पाए जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी बड़ी कमज़ोर होती है और माना जाता है कि जो डायबिटीज़ या उसके साथ स्टेरॉइड उन्हें दिया जाता है तो उससे भी उनकी इम्यूनिटी जो है कमज़ोर हो जाती है और यही वजह है कि उन पर ये बीमारियां हावी हो जाती हैं। तो इसकी क्या हकीकत? ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये हर जगह पाया जाता है। इट इज़ इन द एयर, इट इज़ इन द सॉइल। लेकिन हेल्दी इंडिविजुअल्स को ये बीमारी नहीं करता है। ये उन्हीं पे ज़्यादा हावी होता है, उन्हीं पे ये घातक होता है जिनमें अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, जो इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर होगा, जिनकी इम्यूनिटी किसी भी तरीके से कमज़ोर हुई होगी, चाहे वो कैंसर बीमार हो या शुगर बीमार हो। लेकिन कोविड-19 के हवाले से जो आपने पहले भी बोला था कि इनमें इसकी मकदार क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि कोविड-19 भी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है और जब ये इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेगा तो ये इन पे हावी होता है। लेकिन कोविड-19 के उन बीमारों में ज़्यादा ये पाया गया जिनमें शुगर बीमारी थी और वो भी अनकंट्रोल्ड। अगर आपको शुगर बीमारी है लेकिन अनकंट्रोल्ड है तब दिस फंगस विल अटैक यू मोर। और वही देखा गया कोविड-19 के उन बीमारों में ज्यादा देखा गया, ये ज्यादा पेशेंट्स हैं जो जिनमें डायबिटीज है। कोविड भी है लेकिन डायबिटीज है। और तीसरी वजह यह है कि
इन कोविड-19 पेशेंट्स का जो एक ट्रीटमेंट है उसका नाम है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड जो जी है दैट इज लाइफ सेविंग, वी गिव टू सेव COVID-19 पेशेंट्स। बट दीज जी स्टीरॉइड्स आर ए डबल एजेड स्वर्ड, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बेसिकली कमजोर करते हैं। एक तो कोविड-19, शुगर, और फिर ये स्टीरॉइड्स भी अगर हम देते हैं इन पेशेंट्स में, कोविड-19 पेशेंट्स में, तो इससे इन तीनों चीजों से इम्यूनिटी कमजोर होती है इस पेशेंट की, और इट बिकम्स अ जी फर्टाइल, अ परफेक्ट ग्राउंड फॉर दिस फंगस टू फंगल अटैक इन अ पेशेंट। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब चूंकि किसी में इस तरह की बीमारी असर न करे तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? एक आम इंसान के लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? सादत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका बेहतरीन प्रिवेंशन है कि आपको कोविड नहीं होना चाहिए। सो आप कोविड से अपने आप को बचाओ, तो ये फंगल इन्फेक्शन आप में नहीं हावी करेगा। एंड द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कोविड इन्फेक्शन इज टू वैक्सीनेट योरसेल्फ। सो आप वैक्सीनेशन करो, प्रिवेंशन करो, कोविड-19 की इन्फेक्शन आपको नहीं जाएगी, ये ब्लैक फंगस भी नहीं आएगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका डायबिटीज है, क्योंकि शुगर बीमारों में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये ब्लैक फंगस, तो आपका शुगर जो है ड्यूरिंग कोविड टाइम, अगर आपको कोविड इन्फेक्शन होती है तो उस दरमियान आप मोर फ्रिक्वेंटली अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करो। और अगर आपका ब्लड शुगर हाई होता है तो आपको अपनी दवाइयों को टाइट्रेट करके इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना है। उससे आपको इस ब्लैक फंगस से बचाव हो सकता है। तीसरा, मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूं कि जो ये स्टीरॉइड्स दवाइयां हम देते हैं, इसकी एक मकदार है, कब हमको देनी है। सेकेंड वीक में देनी होती है। अगर इन्फेक्शन होता है पहली वेव में दे दोगे तो ये ज्यादा हार्मफुल है स्टीरॉइड्स। ये जो स्टीरॉइड्स है आपको दूसरे हफ्ते में खाना है। ये जो स्टीरॉइड्स है इसकी मकदार जो है, डोज, वो बहुत कम देनी होती है। एंड इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज जस्ट 7 to 10 days। लेकिन हमने देखा है कि लोग माइल्ड डिजीजेस में भी लेते हैं, कि मामूली सा माइल्ड डिजीज होगी कोविड-19, वो दुकानदारों के पास जाके स्टीरॉइड्स ले लेते हैं। हमने देखा है कि एक्सेसिव डोजेस लेते हैं, डॉक्टर साहिबान भी बहुत ज्यादा डोजेस देते हैं इनको बिकॉज ऑफ डेस्परेशन। हमने देखा है कि फॉर मंथ्स टुगेदर पीपल आर टेकिंग स्टीरॉइड्स। तो इस इरेशनल जो मिसयूज होता है इस दवाई का, स्टीरॉइड्स का, ये भी एक बाइस है कि इसका कोविड फंगल इन्फेक्शन। और इसको रैशनल करना है कि आप इस स्टीरॉइड को मिसयूज मत करो, उसी मकदार में खाओ जिसमें रिकमेंडेड है, और पहले ही मत खाओ। माइल्ड में इसका कोई बिल्कुल, हालांकि ये डॉक्टर जो है उसी को पर्टेन करता है कि वो कितना रेकमेंड करे, और सेल्फ मेडिकेशन किसी भी तौर पर अलाउ नहीं होना चाहिए। हिलाल साहब, मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग दुकानदारों के पास जाते हैं, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन होती है व्हाट्सएप पे आज फैमिली मेंबर्स का, फिर किसी और को अगर कोविड होता है फैमिली मेंबर्स में, वो फौरन वही दवाई लेता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये स्टीरॉइड्स बेसिकली दुकानदार खुद नहीं देने चाहिए। They should give it on prescription only. So there should be a ban of the sale of the steroids without the prescription. मेरा यही कहना है। तीसरी एक वजह है, बिल्कुल डॉक्टर साहब चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, मुख्तसर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हम मास्क लगाते हैं इस पे मॉइस्चर आ जाता है, तो इससे भी फंगल इन्फेक्शन होने के खतरात लायक होते हैं। उसके साथ साथ जो वेट एटमॉस्फेयर आपके दाएं बाएं होता है, माना जाता है इस तरह के लोगों के अंदर खदशात हैं। तो क्या इन खदशात की कोई बुनियाद है और हकीकत है? फिलहाल साहब मैं उसी पे पहुंचता, जो आपका ऑक्सीजन आप जो लेते हो कोविड-19 पेशेंट्स को, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर टेकिंग ऑक्सीजन, उसमें जो वो ह्यूमिडिफायर पानी का होता है लगा के, अगर आप गंदा पानी इस्तेमाल करोगे और उस ह्यूमिडिफायर को साफ नहीं रखोगे, साफ नहीं करोगे रेगुलरली, तो वो भी एक बाइस बनता है इस फंगल इन्फेक्शन का। जो आपने मास्क की बात कही, ये फंगल इन्फेक्शन, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां जहां की डैम्पनिंग सरफेस होगा, गीलापन होगा, और वो भी गंदगी जहां पे होगी, ये वहां पे थ्राइव करता है, ये वहां पे ज्यादा उभर जाता है। अगर आप एक ही मास्क बहुत देर तक लगाओगे, वो गंदी हो जाएगी, चेंज नहीं करोगे आप मास्क एटलीस्ट रेगुलरली, फॉर 1 day इट शुड बी 1 मास्क। अगर वही मास्क का बार बार रखोगे, वो भी दैट ऑल्सो विल बिकम नाइडस फॉर दिस फंगस।
उससे भी ये फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा है। और अगर ये कोविड रिकवर्ड पेशेंट बेसिकली बाहर जाता है, वंस ही इज रिकवर्ड, इसको हम इजाजत देते हैं बाहर जाने की, लेकिन ये जो फंगल इन्फेक्शन ये उसी तरह हवा से होता है जिस तरह ये कोविड-19 वायरस होता है। इसीलिए मास्क लगाना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज these spores you can get it from the atmosphere। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हो, डस्टी एरियाज पे जाओगे, वहां पे ये ज्यादा होता है, या अगर आप गार्बेज साइट पे देखोगे, वहां पे जितने भी डिकेइंग फूड है या रॉटिंग फूड है, वेजिटेबल्स रॉटिंग है होंगे, वहां पे ये फंगस है वहां पे। इसलिए बेस्ट वे टू प्रिवेंट इज कि अगर आप आउटडोर भी जाओगे, आपकी मास्क लगा के होनी चाहिए, उससे भी एक बचाव है कि। लेकिन जो मास्क है उसको एवरी डे यू शुड चेंज। आप गंदी मास्क मत लगाओ, लगातार मास्क जो है एक ही मत लगाओ, वो भी एक बाइस बनता है इस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। जाते जाते डॉक्टर साहब जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जिन लोगों में पहले से ही कोई शुगर की बीमारी हो या कैंसर हो तो उन्हें ज्यादा खतरा है इस फंगस का, लेकिन जो लोग अब इन बीमारियों से दूर है, जिन्हें कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई अंडरलाइन बीमारी नहीं है, तो उन पे कितना खतरात है? क्या कि वो खतरे से महफूज हैं इस तरह के जो फंगल? अगर आपको अंडरलाइन बीमारी ना भी हो, लेकिन अगर आपको कोविड हुआ है तो आपके तब भी चांसेस है इस ब्लैक फंगस को होने के, क्योंकि कोविड भी इम्यूनिटी को वीकन करता है। जिस तरह कैंसर या डायबिटीज वीक करता है इम्यूनिटी को, उसी तरह कोविड इन्फेक्शन, चाहे आपको अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन होगी या ना होगी, वो भी उसी तरह इम्यून सिस्टम को वीक करता है। सो यू आर वल्नरेबल टू दिस ब्लैक फंगस इवन इफ यू डोंट हैव अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर निसारुल हसन, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर जीएमसी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और इसके साथ साथ पैंडेमिक और इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट है, और जम्मू कश्मीर के अंदर मारूफ मालजीन में इनका नाम है, और इनकी तजावीज़ आपने सुनी है। कोविड का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपने अगर इस फंगस से या इस बीमारी से बचना है तो आपने भी इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है, और ये ड्राइव जो है मखसूस लोगों के लिए, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स और उसके साथ साथ जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं उनके लिए मखसूस चलाई गई है। और ये ड्राइव कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में आज चलाई गई है, और इसमें आज जो मीडिया से वाबस्ता अफराद है उनको भी मुत्तला किया गया था, और आज उन्हें भी जो वैक्सीन का पहला डोज है वो दिया गया है। न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी ऐसी सूरत हाल रही। जम्मू में भी आज अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स या ड्राइवर्स या उसके साथ साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनके लिए ये मुहिम चलाई गई थी। दीप कौर जम्मू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीप कौर, आपसे जानना चाहेंगे कि कहां कहां पर ये सेंटर्स जो है कायम किए गए थे, और माना जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ जम्मू के अंदर भी आज जो मीडिया कर्मी है, जो मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी है, उन्हें भी आज वैक्सीनेशन का पहला डोज दिया गया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज पहला डोज जो है जम्मू में तमाम मीडिया कर्मियों को दिया गया, और मीडिया कर्मियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं, जितने भी ड्राइवर्स हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हों, बस ड्राइवर हों, ट्रक ड्राइवर हों, उनको भी आज पहला डोज जो है वो दिया गया है, और साथ ही साथ जो कंडक्टर्स हैं उन्हें भी दिया गया है। इनके साथ जितने भी शॉपकीपर्स के लेबर्स हैं या फिर और वर्कर्स हैं उन्हें भी दिया है, और भी जितने भी लेबर्स हैं सबको आज पहला डोज जो है दिया गया है। जम्मू में 2 जगह आज यहाँ पर सेंटर जो है बनाए गए थे, और वहाँ पर 18+ के डोज जो है वो भी लग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़ चढ़ कर यहाँ पर सबने आज हाजिरी दी है, डोज जो है वो लगाए हैं। खास करके अगर मीडिया कर्मियों की बात करें, जो इस महामारी में लगातार बाहर है, लगातार काम कर रहे हैं, हर अपनी एक रिपोर्ट जो है पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है, उनका वैक्सीनेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और बढ़ चढ़ कर आज तमाम मीडिया कर्मियों ने जो है वैक्सीनेट किया। दीप, चूंकि मीडिया कर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर्स में ही आते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब हम ट्रांसपोर्ट का जिक्र करते हैं तो क्या हम इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ट्रांसपोर्टर्स को इसी वजह से आज वैक्सीनेशन या इस ड्राइव का हिस्सा बनाया गया, ताकि क्योंकि खबरें आ रही हैं कि जून के पहले हफ्ते से शायद लॉकडाउन में कोई रिलैक्सेशन हो सकती है, तो क्या इसको इस कॉन्टेक्स्ट के साथ भी जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि जून के पहले महीने में कम से कम रिलैक्सेशन जो है वो मिल सकती
सकती है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि अगर केसेस की अगर बात करते हैं लाल, तो इनमें भी अब कमी देखने को नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार केस बढ़ रहे थे, उसमें कमी हो रही है, ग्राफ डाउन हो रहा है और रिकवर केसेस का ग्राफ बढ़ रहा है। और अगर बात करते हैं तमाम ड्राइवर्स की, कंडक्टर्स की, तो इनको वैक्सीनेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वही आज किया गया है। और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तमाम अगर हम ये कहें कि बहुत सारी चीजें ऐसी एसेंशियल सर्विस है जो हम बाहर दूसरी जगह तक नहीं पहुंचा सकते हैं, वो इन्हीं के जरिए जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और साथ ही देखा जाए, ये भी अपने घर पर जाते हैं और कितने दिनों के बाद घर पर जाते हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। तो ये चीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए दीप, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी दीप कौर जो कि जम्मू से हमें अपडेट कर रही थी और बता रही थी कि किस तरह से जो आने वाला महीना है, यानी जून का महीना है, और उसमें जो एक्सपेक्टेड है कि शायद रिलैक्सेशन दी जा सकती है, तो उससे पहले ही सरकार की जानब से इस तरह के इनिशिएटिव्स दिए जाते हैं ताकि जो लोग इसके जद में आ सकते हैं उनकी प्रोटेक्शन किसी न किसी हद तक जो है वो रहे। नाज़रीन, कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन का इतलाक पूरे जम्मू कश्मीर में लगाया गया है और इससे न सिर्फ आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है बल्कि जो तिजारती सरगर्मियां हैं वो भी मुतासिर होकर रह गई है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो इक्तिसादी सूरत हाल है वो भी काफ़ी अबतर हालत में है और इस दौरान मुख्तलिफ बैंकों से जो कर्जे हासिल करने वाले बारोअर्स हैं उन्हें भी अब गोनोगो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ बैंक्स की जानिब से जिन लोगों को कर्जे दिए गए थे, जिन्हें लोन फराहम किया गया था, अब उनके गारंटर्स से जब उन्होंने मतलब आज तक वो कर्जों की किस्त अदा नहीं कर सके तो अब उनके गारंटर्स से वो किस्तें वसूल की जाती है। क्या है पूरी कहानी? इस वक्त हमारे साथ है हमारे सीनियर साथी सईद तजुमुल। तजुमुल, क्या है पूरी ये कहानी? किस तरह की शिकायतें लोगों की जानिब से आप किए जा रही हैं, खासतौर पर जिन लोगों ने मुख्तलिफ बैंक से कर्जे हासिल किए हैं? आपका ओपिनियन बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर में जब बीते साल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आरबीआई को तहरीरी तौर पर ख़त रवाना किया था, जिसमें पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर में ख़ासकर जो बोरोवर्स थे जिन्होंने कर्जे या लोन हासिल किए थे मुख्तलिफ बैंकों से, उस EMI को डेफर किया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में रवां साल के दौरान अभी तक इस EMI पे कोई भी कामकाज नहीं हो पाया, जिससे गालिबन मतलब ये निकलता है कि अब इनके जो EMIs हैं वो उनके गारंटर से काटने का सिलसिला तेज हो गया है। हालांकि हम जिस जगह मौजूद हैं, लाल चौक की सोनी तस्वीरें आपके सामने हैं। दुकानें बंद, कारोबारी इदारे बंद। ये वो तबके हैं जिसमें ट्रेडर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, या मामूली अगर आपने शॉप शुरू करनी है तो उसके लिए भी आपको बैंक से कर्जा हासिल किया जा सकता है। लेकिन कर्जा हासिल करने के बाद आपने गुज़िश्ता कई महीनों से कोई भी EMI मंथली जो आपका पैसा कटता है वो जमा नहीं कर पाए। लेकिन अगर किसी शख्स ने कोई कर्जा हासिल किया, लाजमी है कि उसका करीबी रिश्तेदार, बल्कि जो कि नाजुक रिश्ते होते हैं, वो अमूमन इस मौके पर आपके बारोवर बनने के बाद आपके गारंटर बनते हैं। अब लड़ाई झगड़ा जो है वो घरों में दाखिल हो गया है। जब एक सरकारी मुलाजिम या गैर सरकारी मुलाजिम का पैसा कट गया क्योंकि बारोवर के अकाउंट में पैसा नहीं है, तो रिश्तों में भी तलखियां पैदा हुई। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी तक आरबीआई को कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। ये कश्मीर की सूरत हाल जम्मू की, लद्दाख की नहीं है बल्कि पूरे मुल्क की है। और कितना ही बेहतर होता अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गाइडलाइन जारी करते, ऐसे बोरोवर्स के लिए थोड़ी सी राहत का सामान पैदा कर दे, जिससे बाद में डेफर करने के बाद इस पैसे को रिकवर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, दूसरा अहम मरहला, बिल्कुल बिल्कुल तजुमुल, घरेलू स्तर पर जब हम देखते हैं तो काफ़ी परेशानियां जो हैं वो अब शुरू हो गई हैं। लेकिन जब हम पिछले लॉकडाउन का, यानी पिछले साल के लॉकडाउन में हमने देखा कि आरबीआई की जानब से होम मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशंस पर फिर 6 माह के लिए एक रिलीफ तो दिया गया था, लेकिन अब इस बार इस तरह का रिलीफ जो है वो ना ही सरकार की जानब से, ना ही आरबीआई की जानब से और ना ही इंटरिम स्तर पर बैंक्स की जानब से बारोवर्स को या जो उनके कंज्यूमर्स हैं उनको दिया जाता है। देखें, जब आप जम्मू कश्मीर में, मुल्क भर में, दुनिया भर में देखें कि अमूमन जो बैंक के कर्जे हासिल किए गए हैं बैंक से, उसको अमूमन राहत उस वक्त दी जाती है कि जब आपको EMI डेफर करने के अहकाम सादर किए जाते हैं। अभी तक ना ही जम्मू कश्मीर के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, ना ही उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा कि जम्मू कश्मीर में बीते 2-2.5 साल जो है 35 के बाद कोविड-19 तक जिस सूरत हाल से जम्मू कश्मीर का अवाम गुजरा है, दुकानें बंद, कारोबारी इदारे बंद, शिकारे बंद, ट्रांसपोर्टर बंद, ट्रेडर्स बंद, और एक तरफ आप कहते हैं कोविड-19 से फिलहाल बचाव है,
तो फिलहाल आप ज़्यादा वक्त घरों में गुजारें। लेकिन जिस शख्स ने EMI वापस करना था वो कहां से लाएगा, और इसके लिए अभी तक कोई बड़ी पॉलिसी तरतीब नहीं दी गई। सिविल सोसाइटी के साथ साथ तिजारती अंजुमनों ने जबरदस्त रोष का इजहार किया है और LG एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त की है कि फिलहाल EMI को डेफर करें। आपको मैं एक मिसाल दे दूं, जब जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं तो उनके लिए गाइडलाइंस दी गई, न सिर्फ फी टैक्सेशन कमेटी बल्कि गाइडलाइंस ये थी कि आप फिलहाल मंथली जो ट्यूशन फी है वो अदा नहीं कर पाएंगे। वहां तो बड़े सरकारी मुलाजिम और बड़े आदमी जो है वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाते हैं, अगर उनके लिए रिलैक्सेशन है, अगर उनके लिए राहत है, तो जिस ऑटो वाले ने 3 व्हीलर ने और अब लोन हासिल किया, उसका लोन हासिल करने के बाद वापस वो EMI कैसे भर सकता है? बिल्कुल तजम्मुल, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो लोग सरकारी स्तर पर काम कर रहे हैं और जो तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, जिन्हें तनख्वाहें हासिल हो रही है, उनके लिए अगर ये EMI हासिल किया जाता है, उनसे हासिल किए जाते हैं तो अलग बात है। लेकिन जो ताजर अंजुमने हैं या जो अभी बेकार लोग हैं वो अभी ये सारा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। फिलहाल तजम्मुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पूरी जानकारी शेयर करने के लिए। तो नाजरीन, आप जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे मुल्क की तरह यहाँ पर भी जो इक्तिसादी सूरत हाल है वो काफ़ी अबतर है और आज भी लॉकडाउन चल रहा है। और इस लॉकडाउन में जो यौमिया काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ इतना बल्कि जितनी ताजर अंजुमनें हैं उन्हें भी गोनो गो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। नज़र एक तरफ जो ताजर अंजुमनें हैं या जो यौमिया काम कर रहे हैं लोग हैं, उनको लॉकडाउन से मुतासिर होना पड़ रहा है। सरकार की जानिब से कोई इमीडिएट रिलीफ भी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ऐसे भी लोग हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की जो मुश्किलात हैं, लोगों की जो परेशानी है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही एक शख्स जिसका ताल्लुक अनंतनाग से है, सज्जाद अहमद इनका नाम है, उन्होंने अपनी गाड़ी अनंतनाग के लोगों के लिए बतौर एम्बुलेंस पेश की है और ये गाड़ी एम्बुलेंस के तौर पर अब काम कर रही है। और इस गाड़ी में न सिर्फ ड्राइवर का खर्चा बल्कि जो तेल का खर्चा है आज खुद ये सज्जाद अहमद बर्दाश्त कर रहा है। और उनका मानना है कि वो सिर्फ ये चीज़ खिदमत खल्क के जज्बे के तहत कर रहा है और इस पैंडेमिक के दौरान उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि लोग आज कोई कमाई नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, इस वजह से उन्होंने अपनी खिदमत पेश की है। सज्जाद अहमद के साथ बात की है हमारे साथी फिदा हुसैन ने, उन्होंने मजीद क्या कहा आइए देखते हैं। मैंने 5-6 पेशेंट्स को डिलीवर किया है, घर ड्रॉप किया है, कोविड पेशेंट्स को GMC अनंतनाग लिया है। 24 मेरी कोई टेंशन नहीं, कोई भी फ़ोन कर सकता है, कोविड पेशेंट हो, इमरजेंसी पेशेंट हो, मैं उसको ड्रॉप कर सकता हूँ। घर वाले मेरे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे प्राउड फील कर रहे हैं। अभी वो मेरे घर वाले किसी को पैसा या बाकी चीज़ें तो नहीं दे, कोई पैसा नहीं, आप कुछ भी मत, 1 रुपये का मतलब किसी फाउंडेशन से या कोई किसी से नहीं मिल रहा है मुझे, ना ही मुझे चाहिए। वैक्सीनेशन के साथ साथ जब हम शहरी श्रीनगर का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर भी आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा किया और वहाँ पर सूरत हाल का जायजा लिया। लेकिन इस दौरान उनसे मीडिया अफराद ने कुछ सवालात भी पूछे और सवाल में ये सवाल भी पूछा गया कि कल से ये खबरें गश्त कर रही हैं कि जून के पहले हफ्ते से ही शायद लॉकडाउन में नरमी बरती जा सकती है, तो उस पर उनका रद्दअमल जाने की कोशिश की गई। ताहम डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने उस वक्त यही कहा कि अनलॉक के हवाले से कोई भी फैसला लेने का इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को ही हासिल होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अनलॉक करने से पहले सभी जो स्टेक होल्डर्स है या शराकतदार है उनको ऑन बोर्ड दिया जाएगा, उनके सलाह मशवरे जो है वो लिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने यह भी कहा कि फिलवक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर कश्मीर वैली के अंदर 6000 केसेस जो है वो एक्टिव हैं और सरकार नहीं चाहेगी कि कोई भी रिस्क इस हवाले से ली जा सके जिससे जो कोविड का फैलाव है वो ज्यादा मजीद बढ़ सके। तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से गुफ्तशुनी चल रही है और जो कोई भी फैसला होगा वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से ही लिया जा सकता है। केसेस कम आ रहे हैं डेली बेसिस पर, जैसा आपने कहा केस लोड हमारा घट रहा है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा अब अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहीं से गड़बड़ भी होती है और यहीं से आगे का जो रास्ता है वो भी मुतय्यन होता है। इसलिए अगर आप एक्टिव केसेस देखेंगे, आज भी तकरीबन 6500 एक्टिव केसेस हैं पूरे श्रीनगर ज़िले में, तो किसी किस्म की डील की गुंजाइश अभी नहीं है। लिहाजा हमें अपने SOPs जो हैं वो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वैक्सीनेशन, खासकर वैक्सीनेशन ड्राइव चालू की गई है।
उसमें जो एलिजिबल ग्रुप्स हैं वो पार्टिसिपेट करें। इसी तरीके से हम जैसे हमने फर्स्ट कोरोना वायरस की जो फर्स्ट वेव थी उसको ओवरकम किया, उसी तरीके से सेकंड वेव में भी हम कामयाबी से बाहर निकल कर आएंगे जब हम सब मिलकर, जिसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि सोसाइटी पूरी और सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे मिलकर चलेंगे, तो हम डेफिनेटली कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो हम जीत के बाहर निकलेंगे। नाज़रीन, दूसरी खबरों में बात करते हैं शहर श्रीनगर की, जिससे स्मार्ट सिटी बनाने का ख्वाब जम्मू कश्मीर सरकार ने आखिरकार देखा, लेकिन अभी तक ये ख्वाब शर्मंदे ताबीरी है। और इस ख्वाब को पूरा करने के हवाले से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, खासतौर पर जो सूबाई इंतजाम है, उन्हें बहुत कुछ करना होगा। और इस हवाले से जो रुकूमात मरकज से आएंगे उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, और जो स्मार्ट का लफ्ज़ यहाँ इसके साथ जोड़ा गया है वो कैसे हो जाएगा, एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी अमलावरी शुरू हो गई है। लेकिन इस अमलावरी के तहत अब के पाक नाम से एक ग्रुप जो है जम्मू कश्मीर से बाहर इनका ताल्लुक है, वो कश्मीर श्रीनगर आए हुए हैं। कल उन्होंने आमिर अतहर के साथ जो कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर है, उनके साथ मुलाकात की है। और शहर श्रीनगर के अंदर जहां जहां पर भी स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं उनको कैसे स्मार्ट बनाया जा सकता है, स्मार्टली कैसे उसको ऑपरेट किया जाएगा, इस हवाले से उन्हें एक ट्रायल दी गई है। और शहर श्रीनगर के अंदर ही परताप पार्क के नजदीक ही इस ग्रुप के कुछ मेंबरान ने एक ट्रायल चलाई, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे इन लाइट्स को आप स्मार्टली जो है चला सकते हैं। यानी अगर कोई लाइट बंद करनी है तो वो मोबाइल ऑपरेशन से ही चल सकती है, वहां आपने किसी कोई स्विच जो है ना ऑन करना है ना ऑफ करना है। तो इस तरह से उन्होंने कल ये ट्रायल यहां पर दिखाई है। और जो श्रीनगर इंतजामिया है उनसे कहा गया है कि आप शहरी श्रीनगर के अंदर जहां जहां पर स्मार्ट सिटी के तहत ही जहां जहां पर ही आप जो इंस्टॉलेशन आप स्ट्रीट लाइट्स लगाना चाहते हैं वहां पर आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ताकि इससे जो बिजली है उसका किफायत शारी के साथ इस्तेमाल भी किया जा सके, बिजली फी कम आ जाए और साथ ही साथ एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको भी बरोकार लाया जा सके। बेसिकली जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, चाहे वो मेन रोड्स पे लगी हों या कहीं ब्रिजेस पे लगी हों या और कुछ पब्लिक प्लेसेस पे लगी हों, तो स्मार्ट बेसिकली आईटी सॉल्यूशंस हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, जिससे इनको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, रिमोटली इनको मॉनिटर किया जा सकता है, कब इनकी टाइमिंग्स है, किस हिसाब से बेस्ट टाइमिंग सूट होता है वो किया जा सकता है, कि अगर फॉल्ट आता है वो फॉल्ट डिटेक्शन ईजिली हो सकता है, हमारे पास अलार्म आ सकती हैं। तो ये पूरा आइडिया है बेसिकली जो स्मार्ट एलिमेंट इन स्ट्रीट लाइट्स को इंक्लूड करने में। आज हमने एक छोटे से स्ट्रेच में इसको एज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस ही हमारे साथ जो ये साथी है इन्होंने एज CSR ये हमारे साथ किया है। इन्होंने एक छोटा सा स्ट्रेच हमारे साथ उठा के दे इंस्टॉल दिस डिवाइसेस इन दीज टू स्ट्रेचेस। एक इस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ है, दूसरा राइट की तरफ है, कि इस मोबाइल ऐप के थ्रू या डैशबोर्ड के थ्रू इनको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, ऑन एंड ऑफ इनको किया जा सकता है, टाइमिंग इनकी सेट की जा सकती है, इनका जो पावर कंजम्पशन थ्रू आउट द डे है उसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई फॉल्ट आता है, कोई दिक्कत आती है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली इस समय वी वर ट्राइंग टू सी दिस पायलट बेसिस में कैसे इसको वर्क किया है। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मेरहिलाल हाजिरी को आज का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।